नमस्कार सभी बच्चों का। और जो बच्चे हमारे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत लाभकारी होंगे। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जो राजस्थान बोर्ड में सिलेबस हटाया हुआ है उस सिलेबस हटाए हुए सिलेबस के साथ साथ पाठ नंबर 4 रासायनिक बलगति रासायनिक बलगतिकी रासायनिक बल गतिकी के MCQ क्या कराएंगे हम आपको रासायनिक बल गतिकी वाले पाठ के MCQ कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पाठ प्रश्न है वो है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियम में से निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक नियम में से निर्भर करता है। सांद्रता पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो जो है अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि dx/dt = k। तो k है हमारा, और k के लिए यहाँ क्या आएगा हमारा अभिकारक की सांद्रता। क्या आएगी अभिकारक की सांद्रता। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा ये सांद्रता के हो जाएगा। तो वो यहाँ पर कह रहा है अभिक्रिया का वेग जो है वो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग होता है dx/dt। dt = क्या हो गया वेग। तो वेग बराबर हम क्या कह सकते हैं वेग बराबर k × a की सांद्रता की पावर एक की सांद्रता की पावर। तो अब अगर हम वेग स्थिरांक निकालें तो k बराबर क्या आ जाएगा k बराबर हम क्या होगा इसका भाग लेंगे तो k बराबर होगा वेग बटे सांद्रता। वेग बटे सांद्रता। जब वेग बटे सांद्रता हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा सांद्रता पर। दाब पर निर्भर करेगा नहीं, अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करेगा नहीं, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा नहीं। तो जो प्रकृति निर्भर कर रहा है वो किस पर कर रहा है सांद्रता के पद पर निर्भर कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया दी है H2 + Cl2 2 HCl अभिक्रिया की कोट बताइए। अब कोट के लिए ये जो है H2 प्लस दूसरा एग्जाम्पल हमारा इसका दूसरे पार्ट का दूसरा एक क्वेश्चन नंबर ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन नंबर ये आ गया। तो वो कह रहा है H2 + Cl2 एरो 2 HCl आ गया। ठीक। अब वो कह रहा है ये जो अभिक्रिया है वो किस कोट की क्या है, इस अभिक्रिया की कोटि क्या है। कोट का मतलब ये पता लगता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब देखेंगे कि इसके मोल और इसके मोल दोनों के मोलों को मिलाने पर इन कुछ समय पश्चात इनके मोलों में यदि परिवर्तन होता है, यदि इनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया इनके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर अभिक्रिया में इनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अभिक्रिया इनकी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब हो गया dx/dt = k H2 की सांद्रता और Cl2 की सांद्रता। इनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता के परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसा रहता है शून्य। जब परिवर्तन शून्य रहता है तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि कहलाएगी शून्य कोटि की कहलाएगी। कौन सी कोटि कहलाएगी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है वो क्या दे रखा है अभिक्रिया की कोटि 2 दे रखा है, अभिक्रिया की कोटि 0 दे रखी है, अभिक्रिया की कोटि 1 दे रखी है, इसमें से कोई नहीं। अर्थात इसका मतलब है अभिक्रिया की कोटि कैसी है शून्य है। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई यहाँ से देखते हैं। देखिए हम अगला एग्जाम्पल कैसे कराते हैं उसका। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो देखिए हमारे पास सूत्र होता है क्या कि dx/dt = k × a का सक्रिय द्रव्यमान की पावर n। क्योंकि हम n कोटि की अभिक्रिया मान ले रहे हैं, सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे n मान लिया, ये जो लिखा है वो सक्रिय द्रव्यमान लिखा है तो यह करके क्या लिख सकते हैं हम dx/dt = k × सांद्रता की पावर n।
dx का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन और बट्टे समय। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, सांद्रता बट्टे समय बराबर k इंटू सांद्रता की घात n, क्योंकि n कोट के अब हम k का जब मान निकालेंगे तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा हमारा सांद्रता बट्टे समय इंटू सांद्रता, और यहाँ सांद्रता की घातांक कितनी लगी है n, क्योंकि सांद्रता की घातांक यहाँ भी है, सांद्रता की घातांक यहाँ भी है, और यहाँ सांद्रता की घातांक हमारी कितनी है 1। तो k बराबर हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, सांद्रता की घातांक 1, और ये जब ऊपर जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, -1 क्या हो गया, माइनस के n बट्टे क्या हो गया समय। ये हमारे पास क्या निकल गया, सूत्र निकल गया। अब इस सूत्र से हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की कोटि निकाल लेंगे। तो हमारे पास उसने क्या दिया है, सवाल में दिया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k की इकाई बताइए। तो प्रथम कोटि n का मान कितना दिया है 1। अब इस सूत्र में जब रखेंगे तो k बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सांद्रता की घातांक कितनी है 1, 1 माइनस 1 बट्टे क्या बचा समय। तो जब 1 बटा समय बचा तो हमारा मान क्या बच गया, तो सांद्रता जीरो होगी, और जीरो जिसकी घातांक 0 होती है उसका मान होते 1 होता है, 1 बट्टे क्या हो गया समय हो गया। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, सांद्रता की घातांक 0 बट्टा क्या हो गया समय, और सांद्रता की घातांक 0 का मतलब होता है 1, 1 बट्टे समय हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, समय इनवर्स, समय इनवर्स। अब समय हमारा किस में दिया होगा, सेकंड में दिया हो सकता है। समय इनवर्स का मतलब क्या हो गया, सेकंड इनवर्स आ सकता है, मिनट इनवर्स आ सकता है ना। समय इनवर्स का मतलब है इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो क्या दिया है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, ये होगा नहीं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये होगा नहीं। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा नहीं। ये क्या लिखा है, सेकंड इनवर्स, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अगली जो रिएक्शन दी है वो ये रही। सवाल है प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रिया की कोटि व आणविकता बताइए। अभिक्रिया लिखिए 2N2O5 एरो 2NO2 प्लस O2, और वेग बराबर दिया है K1N2O5। यहाँ अभिक्रिया का वेग दिया है, समीकरण हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सवाल कैसे सॉल्व करेंगे हम। वैसे तो मैकेनिज्म से होता है, तो मैकेनिज्म हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उसने क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2, और इसके लिए K बराबर दे रखा है वेग, वेग बराबर क्या दे रखा है, KN2O5 का शक्ति द्रव्यमान। शक्ति द्रव्यमान की यहाँ पर जो घातांक है वो 1 है। तो किसी अभिक्रिया के वेग में जो अभिकारकों की सांद्रता की घातांक होती है, अभिकारकों की सांद्रता की घातांक का योग बराबर होता है कोटि। तो यहाँ घातांक कितने दिया है, यहाँ घातांक दिया है बराबर 1, अर्थात कोटि बराबर कितनी हो गई, कोटि बराबर होगी 1। दूसरा इसमें क्या पूछा है उसने, अणु संख्यता पूछी है। तो अणु संख्यता का मतलब है इस रासायनिक अभिक्रिया में N2O5 की इस रिएक्शन में N2O5 के 2 अणु भाग लेते हैं, कितने, 2 अणु भाग लेते हैं। जब 2 अणु भाग लेते हैं तो आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता बराबर हो जाएगी 2। तो अब कोटि कितनी हो गई 1, और आणविकता कितनी हो गई 2। तो यहाँ पर दिया है कोटि 2
आणविकता 2, ये होगा नहीं। अगला इसका ऑप्शन दिया है कोटि 2 आणविकता 1/2, हो नहीं सकता। कोटि 2 आणविकता 1, हो नहीं सकता। कोटि 0 आणविकता 2, हो नहीं सकती। इसका मतलब इसमें सारे जो ऑप्शन है वो गलत हैं। ऑप्शन क्या आएगा? कोटि 1 आणविकता 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अभिक्रिया x + y बराबर उत्पाद के लिए वेग बराबर क्या दिया है? k x की पावर 1 a और y की पावर b है, तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। मैंने अभी आपको सॉल्व सवाल कराया था, क्या है? अभिक्रिया की कोटि बराबर होती है अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग। जब अभिक्रिया के सांद्रता के घातांकों का योग कितना है? a और b, तो यहाँ पर इसका मान क्या आएगा? सा a + b। ठीक है, अगला जो है वो सवाल क्या है? अभिक्रिया अभिकारक R एरो P उत्पाद में एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। कितने कोटि की है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यदि R की सांद्रता को 4 गुना कर दें तो अभिक्रिया के वेग बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ेगा? अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ जाएगा, और कितना गुना बढ़ेगा इसके हम सॉल्व करके सवाल को देखते हैं। तो देखिए सवाल क्या है, आपने देख ही लिया सवाल। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि R एरो P कैसी है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। ठीक, तो इसमें वेग क्या होगा? dx/dt = k R की सांद्रता की पावर की घातांक 2, क्योंकि द्वितीय कोटि की है, तो द्वितीय कोटि की है तो घातांक कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? प्रारंभ में जिसकी सांद्रता थी वो R थी, लेकिन अब इस सांद्रता को 4 गुना कर दी जाए। कितना कर दिया जाए? 4 गुना कर दी जाए, तो dx/dt = क्या होगा? k × 4r। कितना कर दिया हमने? 4r कर दिया और स्क्वायर कर दिया। तो अब हमारा क्या होगा? वेग पूछ रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा। वेग जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? dx/dt को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? k × 4 को हम पार करेंगे तो 4 स्क्वायर, और अंदर क्या बचाएगा? आपका r² बचेगा, r की पावर 2 बचेगा। तो 4 चौक कितने हो गए? 16। तो dx/ क्या हो गया? dt = 16 k r और क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर। ये चीज़ जो वैल्यू है वो इसके बराबर ही है, ये चीज़ जो है वो इसके बराबर है, अर्थात वेग जो है वो प्रारंभिक वेग से कितना गुना बढ़ जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कितना है कि ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 16 r2 k2 r का स्क्वायर बराबर किसके होगा? k1 r² के बराबर होगा। तो प्रारंभिक वेग से अभिक्रिया का वेग जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना। तो यहाँ क्या दे रहा है? देखिए आपका सवाल है, कहाँ गया सवाल? ये रहा, 8 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। तब क्रिया का वेग जो है वो कितना गुना बढ़ जाएगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। ऐसी अभिक्रियाएं कई होती हैं जहां अभिकारक की सांद्रताएं जो है वो अलग अलग कर दी जाती हैं, तो वो इसी प्रकार प्रभावित होती हैं। अगला सवाल दे रहा है, किसी अभिक्रिया में एक अभिक्रिया है, किसी अभिक्रिया में एक अभिक्रिया है, अभिकारक है, उसकी सांद्रता दोगुनी करने पर, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता उसकी दोगुनी करने पर अभिक्रिया की दर 8 गुनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? सिंपल सी बात है, दोगुनी करने पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यानी दोगुनी से 8 गुनी हो जाती है। तो दोगुनी का मतलब है 2 का मतलब 2 × 2 × 2। जब 2 पर 2 करेंगे तो 2 पे कितना हो गया? 3। इसका मतलब प्राथमिक सांद्रता पर घातांक कितनी आ रही है? 3। तो कोटि बराबर कितनी आएगी? कोटि बराबर आ जाएगी 3। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसी अभिक्रिया में एक अभिक्रिया है, अभिकारक है, उसकी सांद्रता 2 गुनी करने पर अभिक्रिया की कोटि जो है वो 8 गुनी बढ़ जाती है। सांद्रता कितनी कर रहे हैं? 2 गुनी। तो 2 का 2 4 और 4 दूनी 8, यानी अभिक्रिया उसका 2 गुनी सांद्रता का
क्यू हो जाएगा। तो क्यू का मतलब है 3 घातांक लगे, और जब उस पर 3 घातांक लगेंगे तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जो रेडियो एक्टिव विघटन होते हैं वो आपकी प्रथम कोटि के होते हैं। रेडियो एक्टिव जो विघटन होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रथम कोटि के होते हैं, क्योंकि उसकी प्रारंभिक सांद्रता की घातांक 1 पर निर्भर करते हैं। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। अगला सवाल दे रहा है ये इसने ग्राफ दे रखा है T1/2, क्या ये T½ और प्रारंभिक सांद्रता और T½ के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया है। यह आलेख किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि वो अर्ध आयु का ऊपर वाला ग्राफ ले रहा है, लेकिन प्रारंभिक सांद्रता ये रही और प्रारंभिक सांद्रता में परिवर्तन कर भी रहा है, तो जो ग्राफ जा रहा है वो सीधा, इनका मतलब है सीधा ग्राफ जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और प्रारंभिक सांद्रता पर जो निर्भर नहीं करते अर्ध आयु, वो कौन सी कोटि की कहलाती है, वो देखिए क्या होता है। हमारे पास जो शून्य कोट अभिक्रिया है, शून्य कोट रिएक्शन है ना, तो शून्य कोट रिएक्शन के लिए T1/2 इक्वल टू क्या होता है, T1/2 ये क्या होता है, ये होता है x प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2k के, क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता अपॉन 2k के होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक सांद्रता जब आधी कर दी जाएगी तो इसमें ये संबंध आता है। इसका मतलब है कि अभिक्रिया की अर्धायु है, शून्य कोट अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ग्राफ जो है वो सीधा जा रहा है, जो सांद्रता का ग्राफ है वो पैरेलल जा रहा है। जब सांद्रता का ग्राफ पैरेलल जा रहा है तो इसका मतलब है इस पर डिपेंड नहीं करता। अब दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरी कौन सी है, प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि रिएक्शन। प्रथम कोटि में रिएक्शन में जो मान होता है T½ के बीच में, T1/2 इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन k। इसका मतलब इसमें प्रारंभिक पद नहीं है, इसमें सांद्रता का पद ही नहीं है। प्रारंभिक पद की बात छोड़ो, इसमें सांद्रता का पद ही नहीं। जब सांद्रता का पद नहीं है तो ये अभिक्रिया जो है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। जब सांद्रता पर डिपेंड नहीं करेगी तो सांद्रता चाहे कितनी भी बढ़ा दी जाए, इसमें ग्राफ आपका इसी प्रकार का प्लॉट होगा, ऐसे। तो ये हो गया T1/2 और ये हो गया हमारा क्या, सांद्रता, और वो भी सांद्रता कौन सी है, प्रारंभिक। तो प्रारंभिक सांद्रता में कितना ही परिवर्तन कर दिया जाए, उसकी अर्धायु जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी कोटि की होगी, प्रथम कोटि की होगी। तो आंसर देखिए हमारा क्या होगा, प्रथम कोटि होगा, शून्य कोटि होगा नहीं, द्वितीय कोटि होगा नहीं, तृतीय कोटि होगा नहीं, तो कौन सी कोटि होगी, प्रथम कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो किस पर डिपेंड करती है, स्थिरांक पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अभिकारकों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि सांद्रता है ही नहीं, उत्पादों की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती, वेग स्थिरांक दर पर निर्भर करती है, उत्प्रेरक में नहीं। तो वेग स्थिरांक दर के पर निर्भर करती है, ये के की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो के पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब हो गया आपका ये वाला। तो यहाँ तक जो सवाल थे वो आपके इस पार्ट के सवाल थे। मैंने आपके इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल को डिस्क्राइब किया है, समझाया हुआ है। एक एक सवाल के अंदर जो भी रिएक्शन लगती है, क्या लॉजिक लगता है, उन लॉजिक के द्वारा आपको बताया हुआ है। तो आज के इस पाठ के 2 पार्ट के हमने आपको ऑब्जेक्टिव कराए हैं। इसी प्रकार आपको अगले पाठों के भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त होंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी को भेजें ताकि वो अच्छे से लाभ ले पाएँ, एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाएँ और ऑब्जेक्टिव सवाल को अच्छे से सही करें और हल करके भेजें। जय हिंद, जय भारत।